Welcome back this video. Today I will be start question answer series for all the students. Listen to me carefully and watch this video, full video आप watch करें. तो before the British village and self-sufficient units, मतलब ये हुआ कि जब वो जा चुके थे ब्रिटिश, है ना, तो उनके जाने के बाद विलेज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा और क्या इम्पैक्ट हमारे इंडिया में पड़ा उनके जाने के बाद, ये सारी ही चीज़ इस क्वेश्चन में हमसे पूछी गई हैं. तो हमें बताना है कि विलेज वर्स सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स, जो विलेज के लोग थे और जो विलेज में रहने वाले थे सेल्फ कैसे थे, अपने आप पर ही डिपेंड भी थे और कहीं ना कहीं वो अपने आप में संतुष्ट थे. कि यानी संतुष्ट इट मीन्स वो किसी और से कुछ चाहते नहीं थे और उनको जो मिलता था उनके लिए इनफ होता था. जो भी यूनिट्स उनको मिलती थी, जैसे विलेज में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको फसल वगैरह जो है मिल जाती है, जैसे गेहूँ, बाजरा, चना, ये आपको वहीं से मिल जाएगा. और विलेज में जैसे आपको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है जो कि आपको शहर में यानी कि सिटी में ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ों की ज़रूरत विलेज में नहीं होती. तो वो क्या होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स अपना काम चला लेते हैं. और मोस्ट ऑफ द थिंक नीडेड बाय द विलेज वर प्रोडक्ट इन द विलेज इटसेल्फ, यानी कई चीज़ें उनकी जो ज़रूरत की होती हैं वो खुद ही बना लेते हैं, इटसेल्फ ही अपने बना लेते हैं. जैसे गांव के लोग हैं तो उन्हें अपनी कोई भी चीज़ जैसे बनाना है तो वो स्वयं ही उसको बना लेंगे. जैसे शहर के जो लोग हैं वो खेती करेंगे तो किससे करेंगे, वो खेती करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ट्रैक्टर का यूज़ करेंगे. बट यदि गांव के लोग से कहा जाए खेती के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, तो वो हल का इस्तेमाल करेंगे. तो हल से क्या है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हल से खुद ही इटसेल्फ अपने चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं और दूसरे से ख़रीदते नहीं हैं. और फार्मर जो हैं वो लैंड और ही कुड नॉट वी इवेंट वी पेड अ स्मॉल पार्ट, यानी छोटी सी चीज़ को पे करेंगे और छोटा सा पार्ट पेड करके प्रोड्यूस द रूलर इट्स क्रॉप्स फील्ड ड्यू द फ्रूट्स एंड ड्रॉप्स द रूलर प्रोडक्ट द लैंड रेवेन्यू सो समटाइम्स टोटली रोट इट ऑफ. मतलब ये हुआ कि वो जो ब्रिटिश रूलर थे वो क्या करते थे, फार्मर के साथ उनसे टैक्स लिया करते थे. क्या लेते थे, टैक्स, और उनको क्या करना पड़ता था, वो टैक्स को पे करना पड़ता था. इस तरीके का रूल्स उनने बना दिया था रूलर लोगों ने. रूलर किसे कहते हैं, ब्रिटिश को रूलर कहते हैं. ब्रिटिश रूलर ने ऐसा बना दिया था कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाएं, आपकी क्रॉप्स जो भी आप बेचते हैं तो उनका आप हमें टैक्स दीजिए. तो ये बनाने से उन पर क्या इम्पेक्ट पड़ा, यानी जो रूलर होते थे रिड्यूस्ड द लैंड रेवेन्यू, यानी उनकी जो कमाई थी उसको क्या कर दिया, कम कर दिया. मान लीजिए कि वो 100 रुपये कमाते थे तो उस पर उनको कम से कम 70% या 70 रुपीज़ टैक्स देना पड़ता था. तो 70 रुपीज़ यदि इसमें से हम माइनस करेंगे तो आएगा 30, तो मात्र 30 रुपीज़ ही कमा पा रहे हैं, यानी उनकी जो कमाई है वो कम हो गई. और ब्रिटिश नहीं थे तो उन्हें पूरे 100 रुपये बच जाते थे, अब उनको पैसे नहीं बच रहे हैं. तो उनकी जो कमाई है या उनका जो अर्निंग थी वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है. फिर नेक्स्ट वाला देंगे, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अवे इन फीड ऑफ मनी, नीड ऑफ मनी. तो ब्रिटिश जो कंपनी थी, इंग्लिश कंपनी थी, सबसे पहली जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी. और दिस वाज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न, यानी वो किन रीज़न को लेकर यहाँ पे आई थी, क्या क्या रीज़न थे उनको हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. तो क्या क्या रीज़न थे वो हम एक सिंपल ट्रिक में हम इसको याद कर लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसानी से आपको याद भी हो जाए और काफ़ी अच्छे से आप इसको क्वेश्चन को एग्ज़ाम में लिख कर आ सकें. इसलिए ध्यान से देखिए क्या है इसमें. जैसे कि दिया है परचेज गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट देम, मतलब यानी कि आपने देखा होगा असम में चाय की खेती होती है ना, तो वो चाय की जो पत्तियां होती थी उन्हें यहाँ से लेके जाते थे, चाय की जितनी पत्तियां, और फिर कहाँ जाते थे, अपने यूरोप चले जाते थे. वहाँ जाके कंपनी में क्या करते थे, प्रोडक्शन. कंपनी में प्रोडक्शन करने के बाद चाय का जो पैकेट है ना, चाय पत्ती का, मान लीजिए कोई भी चाय पत्ती का पैकेट है तो उस पैकेट को इंडिया आके सेल करते थे, तो एक्सपोर्ट करते थे इस तरीके से. और कच्ची जो चीज़ें थी परचेज गुड्स करके इंडिया से लेके जाते थे और एक्सपोर्ट इंडिया को ही कर देते थे, यानी यहाँ से खरीद के कच्चा माल ले जाते थे और उसे तैयार करके इंडिया को ही बेचते थे. फिर रन द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि हमारा जो कानून है ना, हमारा जो
कानून है, इंडिया में जो कानून चलता है, इस तरीके की जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी है वो भी कौन करने लगे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करने लगी थी कानून का। फिर मेंटेनेंस द लार्ज आर्मी, और उनके पास क्या थी, मेंटेनेंस करते थे, एक लार्ज आर्मी को मेंटेन भी करके वो चलते थे। उनकी खुद की एक आर्मी थी जिसके थ्रू वो काम करवाया करते थे, आर्मी के थ्रू अपना काम निकलवा लिया करते थे। जैसे उनकी कोई नहीं मान रहा है तो फिर वो आर्मी का यूज़ करते थे और फिर लोगों से ज़बरदस्ती अपने काम को बनवाया करते थे। इसके बाद जो है इसमें फाउंड द न्यूमरल्स वॉर एंड फॉट द सिस्टम ऑफ गिविंग द राइट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन to the highest bidder fields because जमींदार्स started, यानी जमींदार किसे कहते हैं, जमींदार मैं आपको बताऊं, जैसे आपका खेत है ना, तो इस खेत को उसने लोन दिया, खेत के ऑनर को यानी फार्मर को लोन दिया और उसकी जो ज़मीन है उसको गिरवी रख ली है ना, तो फिर कुछ दिन बाद वो उसका जो इंटरेस्ट था वो नहीं पटा पाया, तो ज़मींदार ने क्या किया, उसके खेत पे कब्जा कर लिया। तो ये यहाँ पे चलता था इंडिया में, और आज भी कहीं कहीं विलेज में चलता है कि वो पहले लोन देते हैं और लोन का इंटरेस्ट यदि फार्मर नहीं पटा पाता है तो फिर उसकी जो ज़मीन होती है उस पर कब्जा कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, ज़मींदार्स। तो ज़मींदार्स लोग इसी तरीके से काम किया करते थे और बिगेन टू फॉर्म एन अमाउंट मच मोर देन व्हाट द लैंड कुड एक्यूटली प्रोड्यूस सो दैट कुड नॉट नेवर पे टू अमाउंट पेड द कंपनी, यानी जो लोग उसे कंपनी को पैसा नहीं देते थे तो फिर उनको क्या करना पड़ता था, बड़ा अमाउंट कंपनी को पे करना ही पड़ता था। इसके लिए उनके पास यानी ऐसा कोई सा वो नहीं था कि वो कंपनी को पैसा पे ना करें, तो ऐसा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं हुआ करता था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो इसमें है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सर्वाइव्ड ऑन स्मॉल इनकम्स, यानी कि ये जो ब्रिटिश रूलर थे और उनके टाइम में क्या करना पड़ता था, छोटी इनकम, मान लीजिए वो 100 रुपीज़ में ही अपना गुजारा कर रहे हैं, तो बहुत कम रुपीज़ में उनकी इनकम होती थी, स्मॉल इनकम होती थी, और उसी में उनको गुजारा करना पड़ता था, पूरे मंथ का उनको इसी पे गुजारा करना पड़ता था। और फेलियर ऑफ क्रॉप्स, यानी उनकी फसल यदि बर्बाद हो जाती है, या हाई रेवेन्यू डैमेज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एक्सपेंसिव सोशल कस्टम्स, यानी बहुत महंगे जो उनके सामान हुआ करते थे ब्रिटिश लोगों की, वो ख़रीदना पड़ते थे, सच एज मैरिजेस एंड फेस्टिवल्स, और वो क्या करते थे, मैरिज और जो फेस्टिवल है उन पे बहुत पैसा खर्च करते थे, कौन, ब्रिटिश लोग। और वो पैसा कहाँ से आता था, जनता के टैक्स से आता था, यानी जनता से टैक्स ले रहे हैं, जैसे फार्मर लोग हैं उनसे टैक्स ले रहे हैं, और उसी टैक्स का इस्तेमाल करके वो मैरिज में या फेस्टिवल्स में काफ़ी ज़्यादा सोशल जो एक्टिविटी हैं उनमें एक्सपेंसिव खर्चा करते थे। उनके जो सोशल एक्टिविटी होती हैं, जैसे मैरिज भी सोशल एक्टिविटी है या फेस्टिवल भी सोशल एक्टिविटी है, इन पर बहुत ज़्यादा पैसा वो लोग खर्चा किया करते थे और जनता से टैक्स लेते थे। तो ये बताया गया। और मनी फ्रॉम द मैनी लैंडर्स, तो जितने भी होते थे मनी लैंडर्स होते थे उनसे पैसा लेके वो इसी तरीके से खर्चा करते थे। और यदि हमारा कोई फसल फेलियर होता है या हाई रेवेन्यू डैमेज करते थे, वो डिमांड करते थे, तो इनके लिए हमें टैक्स देना पड़ता था, यानी इंडियन जो फार्मर है उन्हें क्या देना पड़ता था, टैक्स। और जो ब्रिटिश लोग होते थे वो क्या करते थे, ब्रिटिश रूलर, वो इनकी जो मेहनत का टैक्स है उसे मैरिज या फेस्टिवल या अपने जो भी ओकेशन या एंजॉय किया करते थे, और टैक्स से यानी यहाँ इंडिया का डेवलपमेंट नहीं करते थे। इसके बाद यह है, ब्रिटेन नीडेड इंडिगो टू ड्यू क्लॉथ फ्रॉम द अर्ली 19th century. The company began to force in Bengal to grow indigo on their fields, which was the because of 2 reason, यानी 2 रीज़न थे इस चीज़ के कि वो यहाँ पे आए और इंडिगो क्लॉथ, ड्राई क्लॉथ की एक कंपनी उनने खोली 19th सेंचुरी में। किसने, ब्रिटिश रूलर ने। और उन लोगों ने यहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत महसूस करी, वेस्ट ऑफ बंगाल में, तो उनने उसके कजेज़ हमें बताना है कौन कौन से रीज़न थे, जैसा कि नीचे आपको रीज़न मिल जाएंगे। तो रीज़न कौन कौन से थे वो हमें देखना। पहला रीज़न ये था कि इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन हैड स्टार्टेड इन इंग्लैंड, यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी कि एक तरीके से क्रांति आ गई, एक तरीके से नया एक दौर चल पड़ा। जैसे आज के ज़माने में मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट का एक अलग ही ज़माना है, उस ज़माने में एक इंडस्ट्रियल ज़माना आया था। लोग बनी बनाई चीज़ को ज़्यादा पसंद करने लगे थे, ना कि खुद बना के।
तो ये एक तरीके का रिवोल्यूशन आ गया था उस ज़माने में। और शी नीडेड टू रेगुलरली सप्लाई इंडिगो टू ड्राई द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ एंड बिग प्रोडक्ट बाय द लोकल टैक्सी एंड इंडस्ट्री। मतलब ये हुआ कि वो रेगुलर सप्लाई करते थे और जो भी हमारी ज़रूरत होती थी उसको बनाने कर बेचने की कोशिश किया करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट करके लोकल एरिया में इंडस्ट्री के बना के और उसे बेचने का काम करते थे। मान लीजिए जैसे उन्होंने एक क्लॉथ की जो ड्रेस बनाने में उन्होंने 10 रुपीज़ का क्या हुआ, 10 रुपीज़ उनकी लागत लगी, 10 रुपीज़ में उसे बनाया और जब वो इंडिया आते थे तो उसी को 100 रुपीज़ में बेच देते थे, यानी 10 गुना यानी 10 गुना उसमें प्रॉफिट कमाया करते थे। इस तरीके से उनका ये रीज़न था कि इंडिया में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉथ वगैरह का प्रोडक्शन करके इंडिया में रेगुलर सप्लाई करेंगे और उसकी नीड को पूरा करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे कंपनी को बनाया, इस्टेब्लिश किया कंपनी। और इंग्लैंड इम्पोर्टेड इंडिगो from the West Indies and North America. However, the indigo plantation in these regions and complex in the 18th century, late 18th century का मतलब ये है कि अप्रोक्स 1875 के बाद की बात हो रही है, तो ये लेट 18th सेंचुरी है ना। और यदि अर्लियर सेंचुरी 18th सेंचुरी होता तो अर्लियर का यदि बात होती तो 1825 के लगभग की बात हो रही है। और यदि लेट की बात हो रही है तो 25 की जगह कितना आएगा, 75 आ जाएगा। तो ये लेट 18th सेंचुरी की बात हो रही है। और केवल 19th सेंचुरी की बात हो रही है, यानी 19 इसकी बात हो रही है, इसके बाद की बात हो रही है, 19th सेंचुरी है। तो सो द कंपनी रिटर्न टू इंडिया टू मीट दिस नीड। और वो क्या करते थे, जब वहाँ से चीज़ लेके आते थे रिटर्न कंपनी, तो टर्न टू इंडिया एंड मीट द नीड, जो भी हमारी ज़रूरतें होती थी उनसे मिलते थे और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते थे। इसके बाद यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो उन्हें भी हम देखते हैं। द मेन फीचर ऑफ द परमानेंट स्टेपलैंड सेटलमेंट वर एज फॉलोज। द रेवेन्यू टू बी कॉल्ड फ्रॉम द एरिया एंड परमानेंटली फिक्स्ड। उनके जो रूल्स थे या उनकी जो चीज़ें थी, जो एरिया था वो परमानेंटली क्या था, परमानेंटली फिक्स था और इट कुड नॉट बी रिवाइज्ड लेटर, और उसे वो कभी रिवाइज्ड भी नहीं किया करते थे। द जमींदार हैड टू पे द अमाउंट फिक्स्ड। जमींदार को जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये फिक्स कर दिए हैं कि आपको 5,000 रुपये देना है, तो ये बिल्कुल फिक्स होता था। ये नहीं कि उसने कहा कि मुझे 5,000 नहीं है तो मैं से 4,000 ले लीजिए, मेरी अभी कमाई कम है, ऐसा नहीं। फिक्स यानी फिक्स, जो अमाउंट ज़मींदार फिक्स करते थे वो फिक्स होता था। और उस टाइम का जो शेड्यूल होता है वो भी फिक्स होता है। जैसे 6 मंथ आपका पे करने का मंथ है, तो 6 मंथ में ही आपको उसे पे करना है। यदि 6 मंथ गुजर गए और उसके बाद आपने पे किया तो फिर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, इस तरीके से। If he was able to collect from revenue from the land and he could keep the amount but he could not pay fixed amount, यानी वो पैसा तो देते थे लेकिन जो फिक्स होता था उसे नहीं दे पाते थे, वो फॉर्मर लोग होते थे। he would lose, उनको क्या होता था, लॉस होता था। जमींदार राइट्स टू लैंड द वुड बी गिवन टू अदर जमींदार। यदि आपने लोन लिया है और आपकी ज़मीन गिरवी रखी, आपकी ज़मीन क्या है, जमींदार को दे दी, और 6 मंथ में आपको लोन पटाना था और आप नहीं पटा पाए, तो वो क्या करेगा, आपकी ज़मीन किसी दूसरे ज़मींदार को बेच देगा, सेल कर देगा, अदर जो ज़मींदार है उसे सेल कर देगा। इस तरीके की एक्टिविटी हुआ करती थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी अच्छे से मैंने इसमें समझाया। 2, 4, 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आंसर इसके याद भी हो जाएंगे। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।